Hello guys, now we will discuss some basics of semiconductor theory. Intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor क्या होता है जी? A single crystal semiconductor material with no other types of atoms within the crystal. जो intrinsic है यानी जिस पर doping नहीं हुई हुई. Okay. The densities of electrons and holes are equal. The notation Ni is used as intrinsic concentration for the concentration of the free electrons as well as of the holes. तो Ni का एक फार्मूला होता है, बड़ा मशहूर फार्मूला है. ओके, इट इज इक्वल टू बी इंटू टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ई जी ओवर 2 kT. इसको अगर मैं लिखता हूँ आपके सामने, Ni इज इक्वल टू बी टी, कैपिटल टी केल्विन के अंदर है. किसके अंदर है? केल्विन के अंदर है. तो 3/2 ई की पावर माइनस ई जी ओवर 2kT. अब Eg क्या होती है? बैंड गैप एनर्जी होती है. ये सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, हर क्रिस्टल की डिफरेंट होगी. ठीक है. और K भी कांस्टेंट है, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं. तो अच्छा, जो B होता है वो मटेरियल का कांस्टेंट है. सिलिकॉन का B डिफरेंट होगा, जर्मेनियम का B डिफरेंट होगा. ठीक है. और सिलिकॉन में के केस में होता है 7.3 10⁻15. ओके, सेंट पर सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन 3/2 करके इसकी यूनिट है. टेम्परेचर केल्विन के अंदर है. और Eg इज द बैंड गैप एनर्जी, जो कि ये याद आपको होनी चाहिए, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है. 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये कितना होता है जी? 8.6 टू 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन. अच्छा, अब इसमें आपको Bb गिवन होगा सिलिकॉन का, आपको Eg भी 1.12 पता है, K भी पता है. T आपको मैं दूंगा कि T 0 केल्विन है, 50 केल्विन है, 250 केल्विन है. उस पर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है. तो इसकी कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट करके अपना, जिसको कहते हैं ना, हाजिरा साफ कर लें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में बड़ी एरर होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है इसके अंदर. तो चलें क्वेश्चन करते हैं. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Ni फॉर द सिलिकॉन एट 0 केल्विन. ये तो सिंपल सा, ये 0 केल्विन है, 0 पे तो 0 ही होगी ना, क्योंकि बी टी की पावर 3/2, अगर आप इसको 0 करते हैं हर चीज़ 0 हो जाएगी. तो 0 विच ऑल्सो मीन्स दैट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने? 0 है. और नंबर ऑफ होल्स भी 0 है. ये कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट 0. एब्सोल्यूट 0. सिलिकॉन इज इफेक्टिवली एन इंसुलेटर इन दिस केस. अच्छा, चलें 50 केल्विन पे कैलकुलेट करते हैं. ये जरा करें कैलकुलेट. Ni इज इक्वल टू बी टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ई जी ओवर 2kT. बी आपका है 7.3 इंटू 10⁻15. टी कितना आ गया? 50 की पावर 3/2, फिर ई की पावर माइनस 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन. उसके बाद 2k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, और टी 50. तो ये ज़रा वेरीफाई करें कितना ही आता है जी. तो अब टेम्परेचर 50 केल्विन के जब 50 केल्विन होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, जिसमें डोपिंग नहीं हुई अभी. क्या डोपिंग नहीं हुई अभी? कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? 9.6 10⁻39. और होल्स कितने हैं? इतने ही होल्स है, 9.6 10⁻39. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं. कैलकुलेट दी वैल्यू. आप 300 केल्विन पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे पहले आपने 50 पे किया, तो ये आपका आ जाएगा 1.5 10 की पावर 10. ठीक है. तो ये जनाब आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इतने होल्स हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं. बैंड गैप एनर्जी. बैंड गैप एनर्जी क्या होती है जी? एक आपका होता है, आपको पता है कि वेलेंस बैंड है, दूसरा क्या? कंडक्शन बैंड. वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको हम कहते हैं बैंड गैप एनर्जी. अच्छा, तो इसमें Eg इज इक्वल टू EC माइनस EV. बैंड गैप एनर्जी क्या आती है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.66 और 1.4 फॉर द गैलियम आर्सेनाइड. और उनका जो B है, मैंने आपको बताया था ना, B चेंज होगा हर मटेरियल का. B 5.23 10⁻15 है आपका, सिलिकॉन का 1.66 10⁻15 है आपका, जर्मेनियम का 2.1 10⁻14 है आपका, गैलियम आर्सेनाइड का. अच्छा जी, अब हम करते हैं कि फॉर कैलकुलेट द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इन सिलिकॉन एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन. ये हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, या बी से पहले यही था 300 केल्विन के ऊपर. तो ये इतना आ जाएगा 1.5 10⁻10. ओके. अच्छा, फाइंड द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ गैलियम आर्सेनाइड. अब गैलियम आर्सेनाइड में क्या वही फार्मूला यूज होगा, लेकिन बी चेंज हो जाएगा. बी चेंज हो जाएगा. टी में क्या आएगा? 300. ठीक है. तो बाकी इसका आंसर ये निकलता है 1.8 10⁻6. तो ये ज़रा करें, मुझे बताएं कंफर्म करके जी. तो ये आ रहा है जनाब 1.8 10⁻6 पर सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा, इस तरीके से हम करते हैं कैलकुलेट द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन सिलिकॉन है 250. सिंपल, आसान है.
कर लेंगे जी। इस तरह से आपने जो है वो Ni को कैलकुलेट करना है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ओके, अच्छा अब अगर मैं डोपिंग कर दूं, यहाँ पे जरा समझने वाली चीज है भाई, इधर इधर जरा समझे तवज्जो के साथ प्लीज। अच्छा जी, अब जो अगर मैंने एन टाइप इम्प्योरिटी बनाई, क्या चार्ज कैरेट कंसंट्रेशन इन डोप्ड सेमीकंडक्टर कॉम्पनसेशन। अब एन टाइप की हम बात करते हैं, एक इसमें है एन डी डोनर आइटम्स, एक है एन ए एक्सेप्टर आइटम। डोनर जो पांचवें पीरियड के होंगे और एक्सेप्टर जो थर्ड, वो जो पीरियोडिक टेबल में तीसरे वाले ट्राइवेलेंट। अब एन टाइप में क्या होता है, डोनर ज्यादा होते हैं ना, तो एन डी माइनस एन ए, एन डी माइनस एन ए, वो आपका निकलेगा स्मॉल एन, यानी नंबर ऑफ आप कह लेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां से निकालेंगे एन डी माइनस एन ए करके, और जो होल्स उसमें आएंगे वो कैसे निकालेंगे एन आई स्केयर ओवर एन करके, ये फार्मूला है इसका। ओके, और हम इसमें हमारा ये होता है कि एन डी माइनस एन ए मस्ट बी मच ग्रेटर देन एन आई। ओके, तो अच्छा, और जो पी टाइप होगा उसमें जो पी है दैट इज इक्वल टू एन ए माइनस एन डी। ओके, तो P के केस में P की इज इक्वल टू एन ए माइनस एन डी, और इट इज इट मस्ट बी मच ग्रेटर देन एन आई जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, और जो N होगा P टाइप में N माइनॉरिटी होगी ना, तो N कैसे निकालेंगे, एन आई स्केयर ओवर P करके। ठीक है, ये मेथड होगा हमारा डोपिंग की कैलकुलेशंस के अंदर, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये भी देखें, इफ एन डी इज मच ग्रेटर देन एन ए, देन एन आपका एन डी के बराबर ही होगा, एंड इफ एन ए इज मच ग्रेटर देन एन डी, तो पी आपका एन ए के बराबर ही होगा। अच्छा, अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हैज एन आई 1.6 टाइम्स पर 8 पर सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन एडिंग इम्प्योरिटीज द कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंसीज इंक्रीजेस, यानी होल्स आपके पी टाइप है ना, पी टाइप में तो डोपिंग करोगे तो पी बढ़ेगा, पी टाइप में होल्स बढ़ेंगे आपके, कितना हो जाता है जी 3.2 10 के पावर 12 पे चला जाता है। यानी इसमें जो एन आई है आपका कितना है, एन आई इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर कितना है, 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 8 पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें जो P है वो कितना है, P इज इक्वल टू बेसिकली एन ए ही हम कहेंगे, P इज इक्वल टू एन ए, तो ये किसके बराबर है 3.2 10 की पावर 12, और ये से जाहिर है ग्रेटर। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूँ एन क्या होगा, एन विल बी इक्वल टू एन आई स्केयर ओवर पी, तो एन आई स्केयर ओवर एन, ये जरा करें कैलकुलेट, एन आई स्केयर क्या होगा 1.6 इंटू 10 पर 8 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय एक्सेप्टर एटम 3.2 10 की पावर 12, ये बताइए जरा मुझे कितना है। तो ये जनाब आपकी 8 इंटू 10 के पावर 3 पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर इसका आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं जी, कैलकुलेट द कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कंटेनिंग 3 इंटू 10 पर 17 डोनर, यानी इसमें जो डोनर हैं वो 3 इंटू 10 पर 17 है, और एक्सेप्टर कितने हैं 8 इंटू 10 पर 16। तो इसमें हम देखते हैं कि डोनर यहाँ पे ये एन डी वो कितने हैं जनाब आपके पास, डोनर कितने हैं 3 इंटू 10 की पावर 17, और एक्सेप्टर कितने हैं 8 इंटू 10 पर 16, ये एक्सेप्टर्स हैं। अच्छा, रूम टेम्परेचर का मतलब है, रूम टेम्परेचर एजम्पशन क्या है, एन ए एन डी मच ग्रेटर देन एन आई से ये बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अगर पहले हम कैलकुलेशन सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों के लिए निकालने हैं, पहले हम सिलिकॉन के लिए निकालते हैं। तो सिलिकॉन में जो है इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉन्स एन हो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं इसके अंदर ना, तो स्मॉल एन इसमें क्या होगा कि एन ए माइनस एन डी माइनस एन ए। ठीक है, तो इसमें आप देखें सिलिकॉन डायोड के लिए सबसे पहले क्या निकाल रहा है, स्मॉल एन इज इक्वल टू एन डी माइनस एन ए, एन डी माइनस एन ए। ठीक है, वो निकला है स्मॉल एन। अब पी कैसे निकलेगा, एन आई स्केयर ओवर स्मॉल एन, ऐसे ही है। अब एन आई क्या है वो आपको गिवन होगा, एन आई इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, वो कैसे निकालते हैं, वो इस फार्मूले से निकालते हैं। गिवन होगा, ये आपसे कह देंगे भाई इसको निकालो, टेम्परेचर आपको गिवन होगा, बी गिवन होगा, ये चीजें गिवन, तो उसे आप क्या निकालोगे, एन आई। तो एन आई इसमें इसने कैलकुलेट किया हुआ है 1.5 10 के पावर 10, तो ये देखें एन इज इक्वल टू एन डी माइनस एन ए, उससे स्मॉल एन आ गया, उसके बाद एन एस के ओवर एन करें तो पी आ जाएगा, तो ये आपका पी है। तो इसमें जो एन है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें हैं इस तरह से पर सेंटीमीटर क्यूब, और इतने आपके होल्स हैं। अब जर्मेनियम पर हम आते हैं,
जर्मेनियम में भी उसी तरह ही होगा कि एन डी माइनस एन ए करेंगे, लेकिन इसमें जो डिफरेंस आएगा वो एन आई पे आएगा। किस पे आएगा? एन आई के ऊपर। तो एन आई इसका डिफरेंट है, इसका आता है 2.02 10^13, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको गिवन होगा, या आपको कैलकुलेट, अगर कैलकुलेट करना होगा तो पिछले जैसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए वैसे सारी मालूमात आपको दे दूंगा मैं। तो ये आपने कैलकुलेट करना है, यानी पहले आपने एन आई कैलकुलेट करना है, फिर आपने स्मॉल एन या स्मॉल पी कैलकुलेट करना है। और अच्छा, पहले इसमें हम स्मॉल एन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों? डोनर ज़्यादा है, एक्सेप्टर कम है। अगर एक्सेप्टर ज़्यादा हो, डोनर कम हो, तो स्मॉल पी कैलकुलेट करेंगे, और फिर एन आई स्क्वायर ओवर पी करेंगे तो स्मॉल एन आएगा। ओके, बात समझ आई? ठीक है, देखें ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए ना, इसमें डोनर ज्यादा है, एक्सेप्टर कम है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, एन टाइप बन रहा है, तो इसलिए इसमें एन हमने निकाला एन डी माइनस एन ए करके। ओके, और फिर हमने पी कैसे निकाला? एन आई स्क्वायर ओवर एन। इसी तरीके से आपका जो अगर पी टाइप बन रहा है मटेरियल, तो पहले पी निकालोगे एन ए माइनस एन डी करके, वो पी आ जाएगा, और एन आई स्क्वायर ओवर पी करोगे तो फिर उससे एन आएगा। ठीक है, तो ये जनाब है आपका कैरियर कंसंट्रेशन, कि कैसे आपकी जो निकालते हैं आपके जो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर, और उसके बाद ये जो आपकी डोपिंग के बाद कंसंट्रेशन जो बनती है वो इस तरह से निकलती है। अच्छा, फिर इसमें एक जी वन डायोड, नाउ वी डू सम क्वेश्चन अबाउट द डायोड। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इसकी इक्वेशन जो अभी हमने की है, I इज इक्वल टू आई एस ई के पावर वी डी ओवर एन वी टी माइनस वन। ठीक है, वी डी इज दी वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड। ठीक है, और उसके बाद वी टी जो है वो आपका कांस्टेंट है, और एन भी आपका कांस्टेंट होता है, और आई एस आपका सैचुरेशन करंट है, जो मैक्सिमम करंट आप कह सकते हैं। तो इसमें जो माइनस वन है, इसको हम अगर इग्नोर कर दें तो ये बन जाता है आई इज इक्वल टू आई एस की पावर वी डी ओवर एन वी टी। और अगर हम इससे फिर इसको अगर हम वी डी की फॉर्म में फार्मूला लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे? आई ओवर आई एस, फिर प्लस वन हो जाएगा वो, और फिर हम दोनों तरफ का लेंगे लॉग, और उसके बाद ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वी डी इज इक्वल टू एन वी टी डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 10 डॉट लॉग ऑफ 10, अगर 10 के लॉग में लेना है, आई ओवर आई एस। ओके, तो अब इसको देखते हैं हम सवाल को। यहाँ पे वन डायोड इज प्लेस्ड इन पैरेलल विद अ सीरीज ऑफ टू डायोड्स एज शोन इन द फिगर फॉर द डायोड D1। अच्छा, अब इसमें देखें D1 तो फॉरवर्ड बाइस्ड है ना ये। अच्छा, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जर्मेनियम के डायोड है। अगर ये जर्मेनियम के डायोड हैं तो इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 0.3। तो इस फार्मूले में फिर आप जब पुट करोगे, वो जो फार्मूला था आई इज इक्वल टू आई एस ई की पावर वी डी ओवर एन वी टी, एन आपको गिवन होगा, वी टी भी आपको गिवन होगा, तो आप वी डी की जगह क्या रखोगे? 0.3 व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड। ओके, तो आई एस की वैल्यू क्या गिवन है? आई एस की वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10⁻14 एम्पियर। ठीक है, और फॉर द अदर टू डायोड्स D2 D3। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या होगा जनाब। ये दोनों एनालाइज करते हैं हम। लेट्स सपोज पहले में हम कहते हैं D2 फॉरवर्ड बाइस्ड है, हम सपोज करते हैं, तो 1 वोल्ट है ना, 1 माइनस 0.3 कितना रह जाएगा? 0.7। तो 0.7 D3 के अक्रॉस आएगा, तो ये भी फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। ये सारे डायोड्स क्या हैं? फॉरवर्ड बाइस्ड हैं। ओके, ठीक है, तो लेकिन D2 D3 का IS क्या है? 1 इंटू 10⁻13 है, और N और VT की वैल्यूज वही है। N क्या है? 1, VT कितना है? 25 मिली वोल्ट। तो जरा आप सॉल्व करें उस इक्वेशन में पुट करके जी। तो इसमें जनाब ID1 पे फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या होगा जी? ID1 इज इक्वल टू IS1, ठीक है, ई की पावर VD जो कि 0.3 वोल्ट है, ओवर NVT माइनस 1। और इसमें ID2 और ID3 दोनों इक्वल होंगे, तो आप ID2 निकाल लें। ID2 इज इक्वल टू ई की पावर IS इंटू IS इसका क्या है? 1 इंटू 10⁻13 है, ठीक है, और ई की पावर क्या आ जाएगा? 0.3 ओवर NVT माइनस 1। तो ये इसका एक पेज पे जो है रफ सा एक सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सही है। तो इस तरह से आपका ID1 और ID2 और ID3 आपका निकला है, दोनों बराबर हैं। टोटल करंट क्या होगा? मैं आपको क्वेश्चन में कह देता हूँ टोटल करंट निकालो, तो टोटल करंट होगा इट विल बी दिस प्लस दिस, ID1 प्लस ID2, दिस विल बी द टोटल करंट। फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई पावर निकालो सोर्स की, तो वो कैसे निकालोगे? P इक्वल टू VI, V कितना है? 1 वोल्ट, ज़रब I जितना करंट होगा उतने वाट पावर आ जाएगी। सही है, पावर सप्लाइड होगी वो। ओके,
ठीक है, पावर सप्लाइड होगी क्योंकि करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। ठीक है, सोर्स पावर सप्लाई करता है, लोड अब्जॉर्ब करता है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इस पे आते हैं जी, हम सर्किट्स के ऊपर आते हैं जो मेन हमारा है टॉपिक। इफेक्ट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल ऑन द हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट। अब आपका जो प्रैक्टिकल मॉडल है उसमें क्या होगा कि ये आपकी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है ना, फर्स्ट हाफ साइकिल पास कर जाएगा, सेकंड आपका ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन इसका जो 0.7 वोल्ट है वो भी माइनस होगा ना, पूरे के पूरे तो नहीं सप्लाई वोल्ट आपको आउटपुट में मिलेंगे, उसमें से माइनस भी तो होंगे 0.7। तो ये देखें इसमें क्या है, इसका इसमें लिखा हुआ है कि वी आउट इज इक्वल टू वी पीक माइनस 0.7, यानी अगर पीक वैल्यू 1 वोल्ट की है तो आपको आउटपुट पे कितना मिलेगा 0.7 निकाल के, यानी 0.3 वोल्ट मिलेंगे आपको। ये ऐसे फिर मतलब हैरान नहीं होना कि वोल्टेज कम आ रहे हैं आउटपुट पे, भाई वो इस फॉर्मूले के तहत आ रहे हैं। डायोड का अगर तो प्रैक्टिकल मॉडल है तो उसमें 0.7 तो आएगा, तो वो सिलिकॉन के केस में तो वो माइनस करने होंगे। ठीक है, अच्छा पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है जी? पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है? पीक इनवर्स वोल्टेज ये है कि जब आपका डायोड रिवर्स बाइस है, इनवर्स है, यानी पीक इनवर्स, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रहे हैं उसकी पीक क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज, तो वो सप्लाई है, सप्लाई की पीक ही उसकी सप्लाई है। ठीक है ना, सप्लाई की जो पीक है। अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक आता है इंडक्टेंस की वजह से फ्री व्हीलिंग डायोड का कॉन्सेप्ट, वो आपसे जब आप एडवांस कोर्स पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। स्विच डैमेज हो जाते हैं क्योंकि आइडियली तो आने चाहिए सप्लाई के बराबर, लेकिन इंडक्टर की वजह से वो डबल हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाए स्विच के क्रॉस तो वो डैमेज हो जाता है। तो वहाँ पे फिर हम एक फ्री व्हीलिंग डायोड उल्टा करके ना इंडक्टर के क्रॉस लगाते हैं पैरेलल में, ताकि इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू दी एनर्जी अब्जॉर्ब वो जीरो हो जाए, शॉर्ट हो जाएगा ना, मतलब डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो उसको जीरो कर देगा, तो उसको कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। ये अगला कॉन्सेप्ट है। लेकिन खैर यहाँ पे अभी हम रहते हैं, तो इसमें जो पीक इनवर्स वोल्टेज है इट इज इक्वल टू द पीक इनपुट वोल्टेज एंड इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड व्हेन इट इज नॉट कंडक्टिंग, जब ये रिवर्स बायस होगा। ठीक है, यहाँ से जो सीखने वाली बात है वो ये है, अब डायोड आप मार्केट में परचेज लेने चले गए हो तो पीक इनवर्स वोल्टेज के बराबर या उससे बड़े वाला आपने खरीदना है। जैसे पीआईवी आपका अगर 15 वोल्ट है ना, तो ये उसको बता के 15 वोल्ट का लेना। अगर आपने 10 का ले लिया तो वो डैमेज हो जाएगा, वो बर्न आउट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, या 15 का लो, 1-2 टाइम्स नॉर्मली होता है कि 2 टाइम्स बड़ा ले लें, 30 का लगा दें। बात समझ आई? तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने इसका ध्यान ना रखा और छोटे वाला डायोड लगा दिया तो वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ इसलिए इसका ख्याल रखना पड़ता है। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? पीक वैल्यू ऑफ द नेगेटिव वोल्टेज व्हेन इट इज रिवर्स्ड बाइस्ड। ओके, अच्छा आगे चलते हैं जी। ट्रांसफार्मर की कपलिंग। ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसफार्मर जो है वो अच्छा एक मिनट, अच्छा जी, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आपको जो असाइनमेंट मिली है उसमें भी इसका यूज़ कहाँ से कहाँ यूज़ कैसे आ रहा है कि 220 को आप पहले स्टेप डाउन करोगे। स्टेप डाउन यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। कोरेस्पॉन्डिंगली करंट भी स्टेप डाउन और स्टेप अप होता है, बट पावर रिमेन्स कांस्टेंट। पावर कांस्टेंट रहेगी, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, मसलन अगर आप यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं कि 5 वोल्ट को कर लेते हैं 15 वोल्ट, तो इसकी टर्न रेशो क्या है? 3। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो करंट होगा ना, यहाँ वाला जो करंट है, और यहाँ पे अपने वोल्टेज, यहाँ पे करंट 3 गुना हो जाएगा, यानी I/3 हो जाएगा। जो यहाँ का करंट होगा ना I, वो यहाँ I/3 हो जाएगा, ताकि जो पावर है आपकी, तो पावर इस केस में क्या बन रही है आपकी, सपोज इसमें एक पावर आपकी 5I बन रही है ना, साथ एक पावर फैक्टर मिलेगा 5I, तो यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी आप पावर 5I बनेगी। ये बटे में 3 आना ज़रूरी है ना इसके लिए। तो यही वजह है कि ट्रांसफार्मर में जब हम पावर सिस्टम में वोल्टेजेस को बहुत बढ़ा देते हैं, किलो वोल्ट्स में ले जाते हैं, तो उससे करंट कम हो जाता है। करंट कम हो जाता है तो I/R लॉसेस कम हो जाते हैं, जो आपके ट्रैवलिंग। ये बहुत बड़ी जंग है भाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टार्ट में मैं करवाता हूँ। एडिसन और टेस्ला की जंग थी, एडिसन हार गया था और टेस्ला उसमें सक्सेसफुल रहा। और ये आप देख रहे हैं सारी डिस्ट्रीब्यूशन सारी क्या है, AC की, लेकिन अब काम हो रहा है DC डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी, क्योंकि अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है। पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, वोल्टेज सिर्फ AC वोल्टेज था जिसको आप स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते थे, DC को नहीं कर सकते थे। अब आप DC को भी कर सकते हो।
थ्रू द यूज ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर्स विच इज़ यूज इन मॉडर्न पावर सप्लाई। और आज की पावर सप्लाई छोटी सी होती है, पुरानी पावर सप्लाई में बहुत हैवी हैवी होती है। कंप्यूटर्स नए आ रहे हैं, उनमें देख नहीं रहे पावर सप्लाईज लगी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और येलो चॉपर उस पर चढ़ा होता है। वो हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, यानी 50 हर्ट्ज की बजाय वो 50 किलो हर्ट्ज पे काम करेगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर में अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो तो एरिया रिड्यूस हो जाता है। ये एक बुनियादी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेनिफिट है। अगेन ये ज़रा अगली बात है। तो अब इस पर आते हैं हम वापस कि ये ट्रांसफार्मर है, इसकी एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। और आमतौर पे क्या होता है कि हम जो वापडा की सप्लाई है उसको स्टेप डाउन करते हैं यहाँ पे, यानी उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और अगर ये डायोड लगा दें तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छा रेक्टिफायर है, क्यों? आधी वेव्स खा जाते थे। तो हम फुल वेव रेक्टिफायर चाहिए। फुल वेव रेक्टिफायर के दो तरीके हैं, एक तो रेगुलर ट्रांसफार्मर है लेकिन फिर 4 डायोड लगाने पड़ेंगे। अगर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है फिर 2 डायोड से भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन उसमें भी फिर एक इनसाइट है कि जो 2 लगाने होंगे उसका पीआई भी ज्यादा होता है और जो 4 लगते हैं उसका पीआई भी कम होता है। जो 2 लगते हैं उसका पीआई भी डबल होता है, यानी जो भी सप्लाई वोल्ट है उसका डबल का लगाना है पीआईवी, क्योंकि उसके जब रिवर्स बाइस होता है ना, एक वक्त में एक चलता है ना उसमें, तो जो दूसरा बंद होता है ना उसके क्रॉस वोल्टेज डबल आते हैं, ठीक है। तो आपको पीआईवी वहां पे डबल वाला खरीदना है मार्केट से, फिर वो सही चलेगा। ये भी एक बात है कि अगर आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं सेंटर टैप से या आप कर रहे हैं रेगुलर ट्रांसफार्मर से, फिर डायोड की सिलेक्शन कैसे करोगे, उसमें ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे चलते हैं यहाँ से। अच्छा, ट्रांसफार्मर में एक तो ये होता है कि अच्छा ट्रांसफार्मर क्या इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है प्राइमरी सेकेंडरी वायरिंग्स? नो, मैग्नेटिकली। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होती है, उसकी आउटपुट साइड आपकी इनपुट साइड से टोटली ज़्यादा होती है मैग्नेटिकली। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कंपोनेंट होता है ऑप्टो कपलर, उसमें भी इसी तरह आइसोलेशन होती है, इनपुट साइड लैद होती है, आउटपुट लैद होती है, दरमियान में ऑप्टिकल होती है, फोटो ट्रांजिस्टर उसमें लगा होता है। तो इसको कहते हैं आइसोलेशन, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। इसका दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक आइसोलेशन। कई जगहों पे इसको गैल्वेनिक आइसोलेशन भी कहते हैं, कई जगहों पे इसको इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन भी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ द वोल्टेज इज स्टेप डाउन इज डिटरमाइंड टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो आपको पता है क्या होती है? N इज इक्वल टू वी आउट ओवर वी इन। अच्छा, इसका क्या आंसर होगा जी? इसकी आउटपुट कैसे निकालोगे? इसकी आउटपुट हो जाएगी आपकी वी, ये 2:1 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये ज़रा निकालें आप प्लीज़ इसको ना, ये कैलकुलेट भी हम कर सकते हैं। 170 है ना, 170 को 2:1 करें, इसका हाफ करें और उसमें से 0.7 सब्ट्रैक्ट भी करना है। क्यों? 1N4002 का जो फॉरवर्ड वो बैरियर का पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट, वो भी इसमें से फिर आपने माइनस करना है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 170 जी 84.3 आ रहा है। चलें, गुड। अच्छा जी, इसकी पॉइंट की समझ आ गई कि अगर आपका ट्रांसफार्मर लगा है और उसके बाद रेक्टिफायर लगा है तो आउटपुट पे कितने वोल्टेज आएंगे एक्यूरेटली। सेकेंडरी पहली कन्वर्जन होगी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से, जो इनपुट होगी वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से लगने के बाद एक आउटपुट आएगी, फिर उस आउटपुट में से 0.7 माइनस करना है डायोड की वजह से, ठीक है। ये सर्किट की समझ आ गई सबको? क्लियर है? चलूं आगे। अच्छा, फुल ब्रिज रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट देख लेते हैं। ये जनाब हमारा फुल ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें जब आपका प्लस ऊपर माइनस नीचे होगा तो इसमें क्या होगा जी? प्लस का मतलब है ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा ना, और इधर माइनस का मतलब है ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों क्लोज हो जाएंगे तो करंट यूं आएगा, यूं, ठीक है, प्लस माइनस। अच्छा, फिर उसके बाद इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा। अगर इधर माइनस होगा इसका मतलब है D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का क्या, यहाँ पे प्लस का मतलब है फिर आपका क्या होगा? D1 फॉरवर्ड बायस होगा, फिर आपका यूं जाएगा करंट, यूं यूं यूं। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि ये प्लस नहीं चेंज हो रहा है, ये प्लस प्लस ही है। पहले साइकिल में भी करंट यूं गुजरा, अगले साइकिल में भी करंट यूं गुजरा, तो इसका मतलब है डीसी हो गया। ये क्या हो गया? डीसी हो गया। अब आपका एसी डीसी हो गया, प्लस चेंज नहीं ना हो रहा, आपका प्लस फिक्स हो गया। अगर प्लस चेंज हो रहा हो फिर हम कहते हैं वो ऑल्टरनेटिंग है। आगे बात समझ?
तो ये, और एक वक्त में कितने डायोड चल रहे हैं? 2। अब कितने वोल्ट माइनस करेंगे हम आउटपुट पे? 1.4। दो सीरीज में लग गए ना, 0.7 माइनस 0.7, तो माइनस 1.4 बेसिकली हमने जो वोल्टेज आएंगे उसमें से माइनस करना है। ये था इसके अंदर सारी जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, अब इसमें एवरेज वोल्टेज भी हम निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर में, वो क्या था? 2 वीपी ओवर पाए। ठीक है, हाफ वेव का क्या था? वीपी ओवर पाए। फुल वेव का क्या है? 2 वीपी ओवर पाए। तो ये मैं आपको पहले मैंने इसकी कैलकुलेशन करवा दी हुई है, इंटीग्रेशन से हमने निकाला हुआ है। ये एसी वोल्ट है, ये आपने यहाँ दे दिया प्लस माइनस, यहाँ से आपने आउटपुट ली, रेजिस्टेंस जो अंदर लगी थी वो बाहर लगा दी, कोई ऐसा मसला नहीं। ये तो अब यहाँ पे आपने मीटर लगाया हुआ है, बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिकल सर्किट है आपके सामने। ठीक है, ये क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। क्या चीज़ है? फुल वेव रेक्टिफायर है। ये आपकी जो सप्लाई की असाइनमेंट है उसमें भी यूज होना है। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर, द नंबर ऑफ पॉजिटिव अल्टरेशन दैट मेक द फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस दैट ऑफ हाफ, जिसमें को पता 2 वीपी ओवर पाई। 2 ओवर पाई बेसिकली क्या बनता है? ये 63% बनता है। पहले वाला कितना था? 31 पॉइंट कुछ करके था, वो 31 पॉइंट को 38 करके कुछ था, इस तरह था। अच्छा, अब देखें हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर पे आ गए। इसमें थोड़ा सा मजीद हम थोड़ा सा डीप जाते हैं। देखें सेंटर टैप में क्या है? सेंटर टैप में आउटपुट पे 2 वाइंडिंग्स हैं। ठीक है, एक यहां से निकल रही है, एक यहां से निकल रही है, और दोनों का जो ग्राउंड है वो कॉमन है ये। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से लग के डेवलप होंगे वो इनमें तकसीम हो जाएंगे हाफ हाफ। ओके, क्योंकि ये स्प्लिट है ना, 2 हिस्सों में तकसीम है। यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ D1, सेंटर से ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ D2। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये वाला फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। ठीक है, तो यूं जाएगा आपका लोड, करंट जो है लोड तक इस तरह जाएगा। नेगेटिव साइकिल में क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाला फिर चलेगा आपका सेकेंड हाफ साइकिल में। अब चूंकि ये सेकेंडरी को 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो इस पे वोल्टेज कितने आ रहे होंगे? V sec ओवर 2। इसमें भी देखें V sec ओवर 2, V सेकेंडरी ओवर 2, V सेकेंडरी हाफ क्यों हुए? क्योंकि सेंटर टैप है ये, इसमें जो आउटपुट के वोल्टेज हैं वो स्प्लिट हो गए 2 हिस्सों में, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, V सेकेंडरी ओवर 2। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सेम वोल्टेज मिले इधर और इधर, तो मैं फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितने रखूंगा? ये है 1:1 का। अब कितने का लगाऊंगा इधर? आया अभी जवाब किसने दिया? अभी 1 क्या रखूंगा? 1 क्या करूंगा? 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:2 होगा। सही कह रहे हैं आप, 1:2 करेंगे तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, डबल बाद में हाफ हो जाएगा, तो उतना ही आ जाएगा, 20 सेकेंडरी आ जाएगा यहाँ पे। आगे समझ बात आई? 20 सेकेंडरी बाई 2 है ना, तो आप 1:2 का अगर यूज करो ट्रांसफार्मर, फिर क्या हो जाएगा? वो 2 सेक, मतलब 2 सेक होगा, 2 सेक बाद में जब हाफ होगा तो सेक रह जाएगा, वो सेकेंडरी रह जाएगा, 20 सेकेंडरी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, ये देखो इसने एक्सप्लेन किया होगा कैसे चलता है आपका। ठीक है, तो वी इन और वी आउट। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा? D1 फॉरवर्ड बाइस्ड। अच्छा, अब एक मजे की बात जरा नोट करें कि जब ये रिवर्स बाइस है, D2 इसमें रिवर्स है ना, ये रिवर्स है इस वक्त, ये क्या है? रिवर्स। अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितने आ रहे हैं जरा ये देखें। इसके क्रॉस एक तो ये आ गए प्लस माइनस, फिर एक ये वाले भी इसके क्रॉस आ रहे हैं ना, ये वाले प्लस माइनस, ये ग्राउंड है ना, ये प्लस ग्राउंड, तो ये जमा ये मतलब डबल आ रहे हैं इसके क्रॉस। इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रहे हैं ना, ये जमा ये, यानी डबल आ रहे हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो सेंटर टैप वाला जब यूज करना है तो डायोड आपने डबल पीक इनवर्स वाला यूज करना है, ये आपने ध्यान में रखनी है बात। ओके, अच्छा, तो ये हो गया जनाब। और ये फुल वेव रेक्टिफायर है आपका। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है कि इसका अब टाइम पीरियड हाफ हो गया और फ्रिक्वेंसी डबल हो गई है इसकी। ये देखो यहाँ पे जरा गौर करो कि यहाँ पे रेशो कितनी है? 1:1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें V प्राइमरी कितना का? Vp/2, Vp/2। ठीक है, ये समझ आ गई। अच्छा, अब डायोड के 0.7 भी माइनस कर दो,
तो ये देखो यार इधर प्लीज, Vp/2 -0.7, ठीक है, Vp/2 -0.7। और अगर मैं 1:2 कर दूं तो क्या होगा, Vp अब Vp -0.7 आ जाएगा। ये इस तरह का एक आधा न्यूमेरिकल आ जाना है, तो इसको जरा देख लें। Vp/2 -0.7, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर 1:1 का है, नीचे वाले में ट्रांसफार्मर क्या है 1:2 का, तो जिसकी वजह से सेंटर टैपिंग की जो इफेक्ट आ रहा है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो रह जाता है Vp इसमें से 0.7 माइनस कर देगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जनाब। ये फुल वेव रेक्टिफायर का हो गया, और आपके सामने आउटपुट वोल्टेज हमने निकाल के देखा कि किस तरह निकलता है, ठीक है। और इसमें ट्रांसफार्मर रेशियो का इफेक्ट क्या है। अब मैं क्वेश्चन में आपको 1:4 का दे दूं, तो अब मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगी। 2 Vp -0.7, चले गुड। अच्छा जी, अब बेसिक डीसी पावर सप्लाई है, अगेन आपकी जो असाइनमेंट है वही है, यहाँ से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, इसकी सारी थ्योरी इसने लिखी है। ये है बेसिकली प्रोसेस, इसमें होता है कि आपकी जो वापडा है, अच्छा ये अमेरिका की वापडा है 120-60 हर्ट्ज, हमारी 220-50 हर्ट्ज की है। तो ये स्टेप डाउन करेंगे पहले आप, स्टेप डाउन करके रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करने के बाद ये इसने हाफ वेव से बनाया, हमने ये नहीं बनाना भाई, हमने फुल वेव वाला बनाना है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफाइड है, फिर फिल्टर लगाओगे आप, लो पास फिल्टर, फिर उसके बाद ये आपका जो है वो रेगुलेटर आ जाएगा, ठीक है। रेगुलेटर आपका क्या आ जाएगा 7845, यानी अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं तो ये इसका सर्किट आपके सामने, मैं इसको जल्दी जल्दी सर्किट बनाता हूँ रफ सा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लग जाएगा आपका ब्रिज। अच्छा ब्रिज बनाने का तरीका देखो, ये अच्छा हो गया, मैंने काम कर लिया आपको ताकि अच्छी तरह से। अच्छा इसमें ना अपने, इसमें तरीका ये होता है, हिंट ये होता है कि सब डायोड का मुंह राइट को रख लो। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि डायोड का मुंह किधर को रखना है, ठीक है। सब डायोड का मुंह राइट को, ये भी राइट को, ये भी राइट को, ये भी राइट को, ये भी राइट को। जब ये प्लस माइनस होगा तो कौन कौन सा चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा, और जब ये प्लस माइनस होगा तो ये चलेगा, ये चलेगा, सिंपल। अच्छा इससे जो आउटपुट आ रही है आपकी, ये क्या मैंने किया है, ये भाई जब आपने क्रॉस मारनी होता है ना, तो ये एक लाइन के ऊपर से यूं करते हैं, इसका मतलब ये ऐसे, जैसे एक लाइन है ना आपकी यूं, ठीक है, क्रॉस इस तरह से करवाते हैं। तो ये मैंने कित दिया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे मैं एक, ये रफ सा एक सर्किट है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा लें, लो पास कैपेसिटर, ठीक है। उससे जो आउटपुट आएगी, उसके बाद एक रेगुलेटर लगा दें 7805 अगर आप लगा दें, तो ये उसकी इनपुट हो जाएगी और ये आउटपुट देगी, पिन नंबर 1, 3 और 2, ये आउटपुट। यहाँ पे आप अपनी क्या लगा लें, RL लोड। ये एक सर्किट है, सिंपल सा सर्किट है पावर सप्लाई का, लेकिन इसमें मजीद आप इसकी फर्दर फिल्टर को इम्प्रूव करने के लिए इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं। तो बेसिक सर्किट यही है जो एक पावर सप्लाई का सर्किट है ना, मेजर सर्किट जो यही है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा ये हाफ वेव रेक्टिफायर का तो हमने कर लिया ना न्यूमेरिकल, पहले लास्ट लेक्चर में Vp/π होता है, और फुल वेव में क्या होता है 2 Vp/π, ओके, ये हमने कर लिया था लास्ट टाइम। अच्छा ये आपको एक आउटपुट रेक्टिफायर की आउटपुट दी गई है, जिसकी पीक वैल्यू क्या है 50 वोल्ट, तो इसकी एवरेज क्या होगी Vp/π, यानी 50/3.14, 50/3.14। और पीक इनवर्स को एक्सप्लेन कर रहा है वो जो मैंने आपको बता दिया था कि व्हेन द डायोड शुड बी रेटेड एटलीस्ट 20% हायर देन PIV। 20% बुक्स में लिखा, हम डबल ही प्रैक्टिकली हम डबल ही रख रहे होते हैं, यानी दुगना ही, ठीक है। यानी अगर इसमें 50 वोल्ट है, तो अगर सेंटर टैप पे लगा रहे हो तो वो क्या होना चाहिए कि 20% हायर, 50 का 20% हायर कितना होता है 60 वोल्ट का, तो 60 वोल्ट PIV वाला लगाना आपने, लेकिन प्रैक्टिकली आप 100 का लगाओगे। अच्छा एक और चीज़ इसमें देखें कि फुल ब्रिज जो रेक्टिफायर था ना, उसमें यहाँ पे वो चीज़ मेंशन नहीं की, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक मिनट, ये देखें। अच्छा इसमें जो डायोड रिवर्स बाइस है उसके क्रॉस कितने वोल्टेज आ रहे हैं, मसलन पहले आप देखें, पहले आपका D2 और D3 कंडक्ट कर रहे हैं ना, ये दो कर रहे हैं, ये रिवर्स बाइस है, तो इसके क्रॉस कितने वोल्टेज आ रहे हैं, सोचो कितने हैं, शॉर्ट, सिंपल जो सप्लाई के बराबर,
सप्लाई के बराबर आ रहे हैं। क्यों, ये देखो ना, ये शॉर्ट हुआ पड़ा है और यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट आ रहा है, तो बस इतना ही आ रहे हैं, सप्लाई वोल्ट ही आ रहे हैं, डबल नहीं हो रहे। लेकिन सेंटर टैप में डबल हो रहे थे बिकॉज ऑफ दी टैपिंग, टैपिंग की वजह से वहां डबल हो रहे थे। इसमें यानी इसमें जो डायोड लगाओगे वो आपका हायर मतलब के डबल करने की जरूरत नहीं, यानी यहाँ पे आप 20% का अगर सूद लगाओ तो यहाँ 60 का लगाओगे, लेकिन अगर यही सेंटर टाइप में यूज करोगे तो वहाँ 120 का लगाओगे। यानी पहले डबल करोगे, डबल 100 जगह उसका 20% 120 का लगाओगे उधर। ठीक है, तो हाँ जी पूछे, क्या पूछना। एक मिनट जी, अभी कॉल भी हो रही है जी। तो पीक इनवर्स वोल्टेज इक्वल्स द पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज एंड द डायोड मस्ट बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग दिस अमाउंट ऑफ रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज फॉर द डायोड। द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज द पीआईवी अकर्स एट द पीक ऑफ ईच अल्टरनेशन। तो अगर आपका नॉर्मल 4 डायोड वाला ब्रिज लगा है तो उसमें सप्लाई के बराबर ही आप उसको लेंगे और उसका 20% हाई का सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर सेंटर टैप है तो उसमें सप्लाई से डबल और फिर उसमें 20% ऐड कर देना है आपने। ओके, तो ये इस तरह से है। और ये जनाब आपके एक फुल वेव रेक्टिफाइड है जिसकी पीक वैल्यू क्या है 15 वोल्ट, इसकी एवरेज क्या होगी 2 वीपी ओवर पाई। करें ज़रा कैलकुलेट, 2 इंटू 15 ओवर 3.14, 9.55। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।